राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो आ चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमने देखा कि उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि 10 साल के बाद वो एक कमीशन भेजेंगे, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो इंग्लैंड से आएगी इंडिया में, और वो डिसाइड करेगी, देखेगी कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट ने काम किया है, किस तरह से उसके इफेक्ट्स हुए इंडियन के ऊपर। और इस स्टैट्यूटरी कमीशन को 10 साल के बाद भेजा जाना था, यानी कि 1919 के बाद वो 1929 में आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही 2 साल पहले ही वो आ गई और 1927 के अंदर वो स्टैट्यूटरी कमीशन इंडिया पहुंच गई। और उसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इसी वजह से उसको फेमसली हम बोलते हैं साइमन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का नाम सुनते ही आपको कुछ और इंसिडेंट्स याद आ जाएंगे, जैसे लाला लाजपत राय वाला इंसिडेंट जो था, फिर साइमन गो बैक के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था इंडियंस ने। प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये 1919 का एक्ट आया था वो किसके लिए आया था? इंडियंस के लिए आया था, ऐसा एक्ट जो इंडियंस को गवर्न करेगा। बट जो इन्होंने स्टैट्यूटरी कमीशन भेजी उसमें कोई इंडियन इंक्लूड नहीं किया, 6 मेंबर भेजे, 6+1 यानी कि 6 मेंबर प्लस जॉन साइमन को भेजा, और सारे के सारे ब्रिटिश, सारे के सारे इंग्लिश। तो उन्होंने, इंडियंस ने इस वजह से प्रोटेस्ट किया कि जो कमीशन तुम भेज रहे हो, जो रिपोर्ट करेगा इसकी वर्किंग्स के बारे में, उसमें कम से कम एक इंडियन तो इंक्लूड करते, बट एक भी नहीं था, इसलिए वो नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक के लिए। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की, उसको पढ़ते हैं कि उसमें था क्या। इन नवंबर 1927 itself, दैट इज 2 years बिफोर द शेड्यूल, यानी कि हमें कब भेजना था? 1929 में भेजना था, बट 2 साल पहले ही भेज दिया था कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिक रीजंस की वजह से। The British government announced the appointment of a 7 member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडिया भेजेंगे एक ऐसी कमीशन जिसमें 7 मेंबर्स होंगे, और उन 7 मेंबर्स के हेड कौन होंगे? सर जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। और क्यों भेजे जाएंगे? टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। यानी कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 8 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आए इंडियन पीपल के ऊपर, लोगों का क्या ओपिनियन है उसके बारे में, इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए वो कमीशन भेजी गई थी। All the members of the commission were British and hence all the parties boycotted the commission। यानी कि ऑब्वियसली जब ऐसा लॉ बनाया जाएगा जो इंडियंस के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बिठाई जाएगी उसमें कोई ना कोई इंडियन तो होना चाहिए, बट सारे के सारे ब्रिटिश थे। इस वजह से सारी की सारी पार्टीज ने, इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको बॉयकॉट किया, उस कमीशन को। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy, extension of responsible government in provinces, establishment of Federation of British India and princely states, continuation of communal electorate and so on। यानी कि उसने कुछ साल काम करने के बाद 1927 में जब ये आया था, 1927 में आने के बाद 3 साल तक इन्होंने अच्छे से काम किया, रिपोर्ट करे, अलग अलग लोगों से बात करी, पार्टीज से बात करी, इंपॉर्टेंट लीडर से बात करी, तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए और कुछ अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए। और उसमें से क्या क्या रिकमेंडेशन? सबसे पहले तो डायरकी हटा दो, जो डायरकी हमने देखा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को का एक्सटेंशन करो, यानी कि और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाओ गवर्नमेंट को प्रोविंसेस के अंदर भी। फिर एस्टैब्लिश करो एक फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स या फिर रजवाड़ास, यानी कि एक फेडरेशन बनाओ, एक यूनियन बनाओ जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आए और प्रोविंसेस भी आ जाए, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी आए। और क्या क्या रिकमेंडेशन किए थे? कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जो कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि क्या मतलब कि अगर कोई लीडर सिलेक्ट होगा, अगर कोई मुस्लिम लीडर सिलेक्ट होगा तो वो मुस्लिम वोट से ही सिलेक्ट होगा, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वो मुस्लिम्स के लिए था, उसको 6th तक के लिए रखो, एंग्लो इंडियंस के लिए रखो और क्रिश्चियंस के लिए रखो, यानी कि इसको कंटिन्यू करो, इस प्रोसेस को रिवर्स मत करना, कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करो। ऐसी और भी कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे इस साइमन कमीशन ने। टू कंसिडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और इन सजेशंस को पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज आते हैं, इंडियन नेशनल लीडर्स आते हैं, इंडियन के डिफरेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड हेड्स आते हैं, उसके अलावा ब्रिटिश कैबिनेट से लोग आते हैं, वाइसरॉय होते हैं, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया होते हैं, राइट। तो ये सब डिस्कस करते हैं कि साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं इनमें से क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कौन कौन आते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिसीजंस अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये प्रिपेयर किया गया एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहाँ लंदन के अंदर वेस्टमिंस्टर में एक जॉइंट सिलेक्ट कमिटी बैठती है जो डिस्कस करती है और रिव्यू करती है ये सारी कंसिडरेशंस को, ये सारी रिकमेंडेशंस को, जो कहाँ पे कंसीडर किए गए हैं, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लिखे गए हैं अभी जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट आया, फिर उसके बाद 7 साल के बाद साइमन कमीशन को भेजा। साइमन कमीशन ने खुद 3 साल लगाए इसको रिव्यू करने के लिए। फिर रिव्यू करने के बाद ये भेजा गया कहाँ पे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए इसको अलग डिस्कस करने के लिए। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ने वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया। फिर इसको बाद में और भेजा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के अंदर, और एंड में इन रिकमेंडेशंस को ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड कुछ चेंजेस के साथ साथ इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ब्रिटिश एम्पायर का। अगर एक पूछा जाए आपसे कि अगर आप एक एक्ट आपको सिलेक्ट करना है विच इज़ द मोस्ट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन ब्रिटिश पीरियड, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो इस वजह से सबसे पहले तो इसमें इतनी मेहनत लगी है, दूसरी बात इतना एलिफेंटाइन साइज़ का वो जो पेपर एक्ट प्रेजेंट किया था वो इतना बड़ा था और उसमें कितने ज़्यादा रिफॉर्म्स लगे हुए थे। इस वजह से जब हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यानी कि जब हमको आज़ादी मिल जाती है 1947 में, और जब तक हम रिपब्लिक नहीं बन पाते 50 तक, 1950 तक, इसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही होता है। और उसके बाद जो हमारा आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कम से कम 50% पार्ट तो डायरेक्टली कॉपीड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कम्युनल अवार्ड। अभी कम्युनल अवार्ड क्या है, 1932 अगस्त के अंदर होता क्या है, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमजे मैकडोनल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। यानी कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अब हमने जो है ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखा है कुछ कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम्स को दे रखा है, सिख्स को दे रखा है, इंडियन क्रिश्चियंस को दे रखा है, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को। यानी कि ये सारी कम्युनिटीज़ जो होती हैं ऑलरेडी, अगर यहाँ पे कोई लीडर को सिलेक्ट होना है तो इनके वोटिंग से ही वो आएंगे। अगर मुस्लिम लीडर को सिलेक्ट होना है तो वो मुस्लिम वोट से ही आएगा। कोई सिख लीडर को अगर पार्टी पावर के अंदर आए तो सिख वोट से मैटर करेंगे। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि किसी की वॉइस या किसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहा है, बट ये कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा देता है। और कम्युनलिज्म अकेला वेपन है जो नेशनलिज्म को वीक कर सकता है, और नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए इन्होंने एक कम्युनल अवार्ड भेजा था। ऊपर ऊपर दिखाने के लिए तो ये बोल रहे थे कि हम शेड्यूल कास्ट को या फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनके इंटरेस्ट के लिए भेज रहे हैं, बट उनका रीज़न क्या था, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना और नेशनल मूवमेंट को वीक करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दीज कम्युनिटीज़, यानी कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो ऑलरेडी मिल चुका था इसको तो कंटिन्यू करा ही, यानी कि ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट से इलेक्ट होंगे, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। यानी कि जो आज प्रेजेंट शेड्यूल कास्ट होते हैं जिनको महात्मा गांधी हरिजन्स बोलते थे, जो डिप्रेस्ड एससीज थे, वहाँ तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अब अगर कोई एससी को भी सिलेक्ट होना पड़ेगा, कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी डिप्रेस्ड क्लास का कोई लीडर को सिलेक्ट होना पड़ेगा तो उसको भी शेड्यूल कास्ट के ही मेंबर्स का या वोटर्स का वोट लेना पड़ेगा। यानी कि हिंदू वोट जो था, हिंदू इलेक्टोरेट जो था, जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी अलग अलग, एक जनरल कैटेगरी में और एक शेड्यूल कास्ट में। यानी कि हिंदू जो हमारी कम्युनिटी थी उसको भी और वीक करने की कोशिश करी कम्युनलिज्म के तरीके से। तो गांधी जी बहुत नाराज़ हुए। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब वो क्या चाहते थे गांधी जी, उन्होंने बोला अगर तुमको इतनी ही चिंता है उनकी तो उनको कुछ रिजर्वेशन दे दो, बट कम्युनलिज्म को बढ़ावा मत दो और इसको अलग से इलेक्टोरेट मत दो। और इतने वो नाराज़ हो गए कि ही अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती और अगर ये चेंज नहीं किया तो वो अनशन पे बैठेंगे, फास्ट पे बैठेंगे इन येड़ावाड़ा जेल पूना। तो येड़ावाड़ा जेल पूना के अंदर वो फास्ट बैठेंगे जब तक ये इसको सही नहीं करते, इसको वापस नहीं ले लेते, टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, इस अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए। एट लास्ट उनको बात माननी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को,
देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। एंड में एक एग्रीमेंट होता है जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स होते हैं, उसको हम फेमसली किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट, राइट। दिस अग्रीमेंट, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट। यानी कि इसने क्या बोला पूना पैक्ट ने, कि ये जो अलग से तुम दे रहे हो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो शेड्यूल कास्ट को, वो नहीं मिलेगा, और हमारा हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट जो होगा वो अभी भी मेंटेन होगा, बट कुछ रिजर्व्ड सीट्स हो जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, यानी कि इलेक्टोरेट वही रहेगा, बट कुछ रिजर्व कर देंगे हम सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और जो और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स था जो इनको मिल रहा था, वो मिलता ही रहेगा, मुस्लिम्स को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इन सबको मिलेगा, बट शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है पूरे ब्रिटिश पीरियड का, राइट। अगर एक एक्ट आपको चूज करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है हमारे आज प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन का। 50% पार्ट मैंने आपको बताया जो डायरेक्टली कॉपीड है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, प्लस ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी था हमारा 1947 से 1950 के बीच में। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और इसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट ने क्या किया, एक सेकेंड माइलस्टोन काम किया टुवर्ड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला माइलस्टोन क्या था? 1919 का जो एक्ट था, वहाँ पे उन्होंने बात करी कि हम सबसे पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इंडियन मासेस को, और इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की टेंडेंसी को का सेकेंड माइलस्टोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था। ये बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो बहुत लेंदी साइज का था ये, और इसके फीचर्स क्या थे अब हम वो डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहला फीचर क्या था इसका? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। एक ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म होगा कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। यानी कि एक कंप्लीट यूनाइटेड फेडरेशन होगा जिसमें हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे और ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगे। बट हम देखेंगे कि ये कभी फेडरेशन फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं इसके लिए मना कर देते हैं, राइट। द एक्ट डिवाइडेड द पार्ट्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। सबसे पहली बार ये 3 लिस्ट्स की बात करते हैं जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज देते हैं कि किस चीज़ के ऊपर जो है स्टेट लॉज बनाएगा, किसके ऊपर सेंटर लॉज बनाएगा, और किसके ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, जो आज हम प्रेजेंट डे सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। द एक्ट डिवाइडेड द पार्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। सबसे पहला फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, और इसमें क्या क्या आइटम्स थे? 59 आइटम्स थे इसमें, 59 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसपे बस सेंटर या फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो लॉज बना सकता है। प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसपे जो प्रोविंसेस होते थे उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज होती थी, वो लॉज बना सकते थे, और उसमें 54 आइटम्स थे, 54 सब्जेक्ट्स थे। और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, वो लिस्ट जिसके ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट लॉज बना सकते हैं, और इसके अंदर 36 आइटम्स थे। ठीक है, द रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वॉइसरॉय। जो सारे सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट्स के अंदर नहीं थे, ना तो फेडरल लिस्ट में, ना प्रोविंशियल लिस्ट में, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, वो बची हुई जो पावर्स थी सारी की सारी रेजिडरी पावर्स, वो किसके हाथ में चलेंगी? डायरेक्टली वॉइसरॉय के हाथ में। कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर बस कौन लॉस बना सकता है? वॉइसरॉय खुद उसको एडमिनिस्टर करेगा डायरेक्टली। However, the federation never came into being as the princely states did not join it। और ये फेडरेशन की जो बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, ये कभी फॉर्म ही नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया फेडरेशन के लिए, राइट। सेकेंड फीचर क्या था? इट एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। अभी हम डायरकी की बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या होता है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, कि जो गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेचर उनसे क्वेश्चन कर सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे लेजिस्लेचर उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये डायरकी का सिस्टम कंप्लीट फेलियर था, इसकी वजह से इसको अबॉलिश कर दिया गया, और उसकी जगह प्रोविंसेस के अंदर यानी कि स्टेट्स के अंदर उस समय क्या इंट्रोड्यूस किया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाने की कोशिश की गई, कि थोड़ा थोड़ा जो है ये एक सेमी इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमी बनना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट।
डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ा दी गई, यानी कि अब जो है जो सेंटर है बंगाल के अंदर, जब जहाँ पे वाइसरॉय बैठा है, अब वो कंप्लीट अथॉरिटी नहीं देगा ओवर दीज प्रोविंसेस, यानी कि इस प्रेसिडेंसी की खुद की लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी और ये खुद के डिसीजन अच्छे से ले सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रल या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होगा वाइसरॉय का। ठीक है। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी वाइसरॉय का, बट अब ऐसा नहीं हुआ। इन प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया गया कि तुम भी ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह, इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो इन देयर डिफाइंड स्फेयर्स, यानी कि अपनी लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड इतनी जगहों के अंदर अपने लॉज तुम खुद बनाओ और अपना एडमिनिस्ट्रेशन तुम खुद चला सकते हो, हम तुम पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे। मोर द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, ये चीज़ हमने देखा था कहाँ पे सबसे पहली बार, अभी जब हम बात कर रहे थे कि जो साइमन कमीशन आई थी, उन्होंने जब अपने रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें ये वाली बात बोली गई थी कि ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाली बात है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने का 1919 में सेंट्रल लेवल पे तो हो गया था, और 1935 में हमने देखा ये सेकेंड माइलस्टोन था, बट यही चीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। ठीक है। एक्ट ने क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में भी होनी चाहिए, दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये चीज़ जो सेंटर के ऊपर हो रही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या, कि जो गवर्नर जनरल है या फिर जो वॉइसरॉय है और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। जो सेंटर के ऊपर जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन कर सकता है इनको, राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और यही पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टेट के अंदर भी लागू किया जाएगा, प्रोविंसेस के अंदर भी, कि जो स्टेट के अंदर जो गवर्नर है और उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है। दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो उसके एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, एंड बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उस स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे। दिस केम इन टू इफेक्ट इन 1937 एंड वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला सिस्टम और ये जो हम बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, ये 37, सबसे पहले 35 में तो आया, इंट्रोड्यूस किया, 37 के अंदर इसको लागू किया गया, केम इन टू इफेक्ट, और उसके बाद 39 के अंदर 2 साल के बाद इसको हटा भी दिया। थर्ड फीचर की अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। इन्होंने कोशिश करी कि ये डायरकी लाने की, जो इन्होंने अभी प्रोविंसेस से हटा दिया है, अभी हमने पढ़ा था ना सेकंड पॉइंट में, अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से तो इन्होंने ये रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला सिस्टम हटा दिया, बट इन्होंने किया कि कोशिश करते हैं कि सेंटर के ऊपर करते हैं, वॉइसरॉय की थोड़ी पावर बढ़ जाएगी और लेजिस्लेचर की तरफ थोड़े कम रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। कॉन्सिक्वेंटली फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ये होता है डायरकी का मतलब, कि कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स बना दो और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दो, कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिस पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर जो है क्वेश्चन कर सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और वॉइसरॉय को, और कुछ किसी पे नहीं कर सकता। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, यानी कि ये कंप्लीट फेलियर हो गया, इसको लाया ही नहीं गया, बस इसको प्रोवाइड किया था कि हम करना चाहेंगे, बट ये हो नहीं पाया। फोर्थ फीचर की बात करते हैं, इट इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ये बाय कैमरलिज्म जो है पहले आ चुका था, बट सेंट्रल लेवल पे आया था, अब ये प्रोविंशियल लेवल पे भी आना शुरू हो जाता है, और सबसे पहली बार 6 प्रोविंसेस के अंदर आता है, और वो 6 प्रोविंसेस कौन से हैं, जिनका लेजिस्लेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर हाउस और लोअर हाउस में। 10 लेजिस्लेचर ऑफ सबसे पहले बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 तो प्रेसिडेंसीज थी, फिर बिहार की प्रोविंस, असम की प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थी, वहाँ पे इन 6 प्रोविंसेस में से यहाँ पे जो है बाई कैमरिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड कर दिया लेजिस्लेचर को। वर मेड बाई कैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस था, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस थी। हाउएवर मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम। इस बायकैमरलिज्म पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस भी थे। फिफ्थ फीचर क्या है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन by providing separate electorates for depressed classes, scheduled caste, women and labor workers। जो कम्युनल अवार्ड अभी भेजा गया था, रैमसे मैकडोनल्ड ने भेजा था, गांधी जी ने उसके लिए मतलब अनशन पे भी बैठे थे, फास्ट पे बैठे थे, बट फिर भी जो है पूना पैक्ट में ये डिसाइड किया गया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, बट फिर से इन्होंने 1935 के अंदर इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू किया, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इसको कंटिन्यू किया गया, और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट जो था उसको ब्रेक कर दिया गया।
जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट था, यानी कि जिसके अंदर जो भी हिंदूज होंगे सारे के सारे, सबको सेम एक ही प्रोसीजर के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या किया जाएगा, बस रिजर्व कर दिया जाएगा, वो सिस्टम हटा दिया। और डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से अपना खुद का एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यानी कि अगर किसी भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर को पावर में आना है तो बस डिप्रेस्ड क्लासेस के वोटर्स ही या वही लोग उसको वोट करके पावर में ला सकते हैं, राइट। इसके साथ हुआ, और यही चीज़ विमेन के साथ भी करी गई और लेबर वर्कर के साथ भी करी गई। कुछ नहीं, बस एक और टेंडेंसी थी कि कम्युनलिज्म को ज़्यादा स्ट्रांग करें और नेशनल मूवमेंट को वीक करें। सिक्स्थ फीचर क्या था, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। हमने देखा था सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया था, राइट। एक 15 मेंबर की बॉडी दी गई थी जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइस करेगा, यानी उसको मतलब सजेशन देगा कि तो किस तरह से तुम काम करो। ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 के अंदर बना था, 1858 में इसको जो है अबॉलिश कर दिया गया। इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो लंदन में था, एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858। 1858 में सबसे पहली बार जब वॉइसरोय की पोस्ट दी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट या ऑफिस पर क्रिएट किया गया था, तभी ये काउंसिल ऑफ इंडिया भी क्रिएट किया था। और अब इसको हटा दिया गया 1935 के अंदर, इसको अबॉलिश कर दिया गया। इसकी जगह क्या किया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। एक नॉन ऑफिशियल टीम ऑफ एडवाइजर्स इसको दे दिया गया, राइट। ये काउंसिल ऑफ इंडिया तो हटा दिया बट एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया। सेवेंथ फीचर क्या था, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, यानी कि अब जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी कि वोटिंग राइट्स जो थी, वोटिंग राइट्स पहले बहुत ही कम लोगों के पास थी और वो किस बेसिस पे थी, प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स के बेस पे और आपके पैसे के बेस पे थी, राइट। अब वो जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया और इस टाइम पे लगभग 10% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, ठीक है। पहले 10% भी नहीं थी, अब कम से कम वो वोटिंग राइट यानी कि फ्रेंचाइज जो है इंक्रीज करके 10% तक बढ़ गया। एट्थ फीचर क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री, यानी कि सबसे पहली बार जो आज हमारा प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 के एक्ट के अनुसार, ओके। नाइन्थ पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो पब्लिक सर्विस प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आज का यूपीएससी तो इनके पास था ही ऑलरेडी, फेडरल पब्लिक कमीशन तो था ही कि जो सेंटर के ऊपर जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो ये अपॉइंट कर ही रहे थे। अब स्टेट लेवल पे भी जो अब अभी तक जो नॉन ऑफिशियली काम हो रहा था अब उसको ऑफिशियलाइज किया जाएगा और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई जाएगी, जिसको हम आज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो सिंगल स्टेट के लिए या सिंगल प्रोविंस के लिए था, बट जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था अगर कोई स्टेट या प्रोविंस छोटी छोटी है तो दोनों को साथ में क्लब कर दिया जाएगा और उनकी एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाएगी फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, राइट। टेंथ इसका फीचर क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिश उन्होंने किया विच वॉज सेटअप इन 1937, जो 1937 में फोर्स में आया और काम करना उसने शुरू किया। इसके साथ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंप्लीट हो जाता है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये हमारा लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया और इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, इस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने February 20, 1947 को क्या अनाउंस किया, रेडियो पे क्या डिक्लेयर किया, दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय June 30, 1948, कि जून 30, 1948 तक हम इंडिया छोड़ देंगे और इंडिया की सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, रूल करने के लिए अलाउ कर देंगे। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, और इस डेट के बाद जो है सारी की सारी पावर एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की, वो इंडियन हैंड्स के में दी जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग में और इस टाइम पे जिन्ना साहब क्या चाहते थे, वो पार्टीशन चाहते थे इस टाइम पे देश का, राइट। वो क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी पॉपुलेशन कम है और हम एक ही डोमिनियन के अंदर दोनों साथ में नहीं रह सकते, हमको अलग कंट्री चाहिए, अपना अलग डोमिनियन चाहिए, ठीक है। Again on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946, 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी इंडिया में, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाते हैं
कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता उस एरियाज़ के अंदर जो एरियाज इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बस उन्हीं एरियाज तक लागू कर सकते हो जो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो। ठीक है, ये वाली बात अनाउंस करी किसने? क्लेमेंट एटली ने। कब? जून 3, 1947 को। ऑन द सेम डे, जून 3, 1947 को ही लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना द फेमस माउंट बैटन प्लान प्रेजेंट किया। पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, माउंट बैटन प्लान, जिसके अंदर उन्होंने जो डिवीजन किया था इंडिया का दो अलग अलग डोमिनियंस के अंदर, इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तानियन डोमिनियन। ठीक है, द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये प्लान जो था एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय एनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस जून 3, 1947 के माउंट बैटन प्लान के बैकड्रॉप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना लास्ट एक्ट पब्लिश कर दिया, जिसको हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका एनैक्टमेंट 1947 में जो हुआ उसके क्या क्या फीचर्स थे अब पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहला फीचर, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947। सबसे पहली बात तो क्या, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया इंडिया से, और August 15, 1947 से इंडिया जो है इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट कहलाएगा। राइट, सेकेंड फीचर क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। दो अलग अलग डोमिनियन बनेंगे इंडिया का पार्टीशन करके, इंडिया का और पाकिस्तान का, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और उनके पास ये राइट है कि जब भी चाहें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से, यानी कि वो कंट्रीज़ या वो नेशंस जो ब्रिटिश के एक टाइम पे कॉलोनीज रह चुके हैं, उस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जब आप चाहो तो उससे, उस टाइटल से आप हट सकते हो, सेसीड कर सकते हो। थर्ड फीचर क्या है, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश कर दिया। एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। वॉइसरॉय को हटा दिया और हर डोमिनियन के लिए, एक इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, गवर्नर जनरल बनाया गया। और इंडिया में किसको भेजा? माउंट बैटन साहब ही इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। और ये गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा? उस टाइम पे ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। उस डोमिनियन का जो कैबिनेट था, यानी कि हमारे इंडिया का जो कैबिनेट था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसका जो कैबिनेट था वो डिसाइड करेगा, और कि उनके एडवाइस पे ब्रिटिश किंग जो है हमारा गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे। His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India और पाकिस्तान। अब से जो है His Majesty's government यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो। फोर्थ फीचर, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस। दोनों जो डोमिनियंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के, दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग अलग बनाएंगे, जिनका क्या काम होगा? अपने अपने देश के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव नेशंस, यानी कि अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए जैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अलग अलग दोनों डोमिनियंस। एंड टू रिपील एनी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कोई भी एक्ट जो आज तक इन्होंने पास किया है, ब्रिटिश पीरियड में पास हुआ था, उस सबको रिपील कर सकते हो, हटा सकते हो अगर आपकी मर्जी है, इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। यानी कि ये जो एक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको भी आप कंप्लीटली खारिज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दोनों डोमिनियन की। फिफ्थ फीचर क्या था, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced। राइट, यानी कि अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एम्पावर किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्पावर किया दोनों देशों की या दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को कि वो लेजिस्लेट कर सकती हैं या बना सकती हैं अपने खुद का रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कब तक? टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड, यानी कि जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं होता, कंप्लीटली एनफोर्स नहीं होता, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और तुम चाहो तो हमको हटा भी सकते हो, बट हम एक तरह से एक क्या कहते हैं, सर्विलांस की तरह रहेंगे। और 1950 में जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और हम जो है रिपब्लिक बन जाते हैं, तब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, राइट, लॉर्ड माउंट बैटन, वो भी वापस चले जाते हैं। No act of the British Parliament passed after August 15, 1947
was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of legislature of the dominion. यानी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर अभी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उस डोमिनियन की अगर वो नहीं चाहे, जब तक वो नहीं चाहती तब तक कोई भी लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती है वो इन डोमिनियंस के ऊपर लागू नहीं होगा. अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद चाहती है कि ब्रिटेन हमारे पास वापस आ जाए और हमको फिर से रूल करे तो हम कर सकते हैं. अदरवाइज कोई भी लॉ है जो पास होगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. सिक्स्थ फीचर, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का लंदन के अंदर, उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. उसकी जगह पे क्या पोस्ट दी गई, क्या ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, जो सारे के सारे कॉमनवेल्थ नेशंस को कलेक्टिवली डील करेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए फॉर ऑल द कॉमनवेल्थ अफेयर्स एंड फंक्शंस. सेवेंथ फीचर, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनके ऊपर, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर एक हमने जो है ब्रिटिश पैरामाउंसी का या ब्रिटिश स्यूजरैनिटी का एक लॉ लगाया हुआ था या एक सिस्टम लगाया हुआ था जिसके हिसाब से जो उनका सुप्रीम हेड था वो ब्रिटिश क्राउन को माना जाता था. इस कंसेप्ट को या इस ब्रिटिश पैरामाउंसी को लैप्स कर दिया गया 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947. तो जो ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश स्यूजरैनिटी थी उसको लैप्स कर दिया इंडियन प्रिंसली स्टेट से, और जो भी ट्रेड रिलेशंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन ट्राइबल एरियाज के साथ उन सबको ख़त्म कर दिया 1957 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने. एट्थ फीचर, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. तीन अलग अलग प्रोपोज रखे इन प्रिंसली स्टेट्स के सामने, या तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रह लो. ठीक है. नाइन्थ फीचर, it provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitutions were framed. यानी कि इसने क्या बोला कि जो गवर्नेंस है दोनों डोमिनियंस की, इंडिया की और पाकिस्तान की, एंड द प्रोविंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड. यानी कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल कर सकते हो एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. द डोमिनियंस वर हाउएवर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशंस इन द एक्ट. अगर डोमिनियन चाहे तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में मॉडिफिकेशंस करके इसको लागू कर सकती है और चाहे तो डायरेक्टली कॉपी करके भी एनैक्ट कर सकती है. टेंथ फीचर क्या था, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल. इससे पहले क्या था, 1947 के एक्ट से पहले जब तक इंडिया ब्रिटिश रूल का पार्ट थी तो जो ब्रिटिश मोनार्क होता था, जो ब्रिटिश किंग या क्वीन होती थी, उसके पास कंप्लीट वीटो पावर थी कि वो किसी भी बिल के ऊपर, कुछ सर्टेन बिल के ऊपर रिजर्वेशन लगा सकता है या फिर वीटो कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है जब भी वो चाहे, या फिर बुला सकता है उस बिल को उसके खुद के अप्रूवल के लिए. और ये पावर को ब्रिटिश मोनार्क की जो पावर थी इसको डिप्राइव कर दिया इस एक्ट ने, ख़त्म कर दिया. बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल. बट उस डोमिनियन का जो भी गवर्नर जनरल होगा उसके पास ये वाली राइट होगी कि वो कभी भी वीटो कर सकता है, इज राइट टू वीटो बिल्स, या आस्क कर सकता है रिजर्वेशन के लिए कुछ सर्टेन बिल्स के लिए दोनों डोमिनियंस के अंदर अपने इंडिविजुअल गवर्नर जनरल्स. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. जो गवर्नर जनरल है उसके पास फुल पावर है कि वो किसी भी बिल को असेंट कर सकता है हिज मैजेस्टी या ब्रिटिश क्राउन के नाम पे. 11th फीचर, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स. यानी कि कोई भी गवर्नर जनरल होगा या फिर प्रोविंशियल गवर्नर होगा वो बस टाइटलियर यानी कि नॉमिनल हेड रहेगा स्टेट्स का, और रियल पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में आ जाएगी. ठीक है. दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स. कि वो काम करेंगे जो भी उस डोमिनियन का रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उनके एडवाइस के ऊपर. जैसे आज हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, वो काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. उसी तरीके से गवर्नर जनरल को भी बस एक नॉमिनल हेड बना दिया गया कि तुम एक्ट करोगे, सारे के सारे डिसीजन जो असली में पावर होगी वो किसके पास होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होगी, और तुम बस उनके एड और एडवाइस के ऊपर डिसीजंस लोगे. राइट. 12th फीचर, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. हमने देखा था कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश एम्परर को या ब्रिटिश क्वीन को ये टाइटल दे दिया था कि वो किंग ऑफ इंग्लैंड या फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड कहलाई जाएगी। अब वो टाइटल जो है उनसे ले लिया गया। 13, it discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the Secretary of State for India। यानी कि अब तक जो भी सिविल सर्विसेज में जो भी अपॉइंटमेंट होती थी या फिर ब्यूरोक्रेसी में या फिर कोई पोस्ट जो रिजर्व होती थी, और कौन करता था उनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो सबको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब फिर से जो है ओपन एग्जामिनेशन होंगे ब्यूरोक्रेसी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले जो जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं अभी तक वो काम करते रहेंगे, वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। यानी कि वो तब तक वो काम करते रहेंगे, ठीक है, जो अब ऑलरेडी ऑफिस के अंदर है, बट अब से जो है वो काम, उसके बाद ये सिस्टम डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan। 15 अगस्त 1947 की जब बात करें तो ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और सारी की सारी पावर ट्रांसफ़र हो गई इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इंडियन डोमिनियन के। ही swore in जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने ओथ ली किसके सामने, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने, एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसने क्या पर्पस और सर्व किया, उसने पार्लियामेंट का पर्पस भी सर्व किया फॉर द इंडियन डोमिनियन, राइट। जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कौन सी टेम्पररी पार्लियामेंट रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी बनाई गई थी। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। बस हमारी कुछ टेबल्स हैं वो आप रीड कर सकते हैं, राइट। इसमें बस याद करने का, कुछ समझने का नहीं है। अलग अलग पोर्टफोलियोज दे रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो फॉर्म करी थी 1946 के अंदर और 50 तक जो चली थी नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, उसके अंदर क्या क्या पोस्ट कौन कौन होल्ड कर रहा था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। सबसे पहले इलेक्शंस होने के बाद नेक्स्ट कैबिनेट जो बना था उसके पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं। तो ये सारे मिनिस्टर्स थे उस कैबिनेट के अंदर, इसको भी याद कर लीजिए। इसके साथ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।